नमस्कार साथियों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऐप इनिशियो में। कैसे हैं आप सभी? फटाफट सभी आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार या फिर केंद्रीय उच्च भूमि की संरचना के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फटाफट सभी लाइव आ जाए। जैसा कि हमने ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य शिवालिक को कवर किया और साथ ही साथ में उत्तर भारत के मैदान को भी कवर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो एरिया आता है वह आता है आपका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह ऐसा लैंड, ऐसा भूमि का टुकड़ा, ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीपी कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे आप देखिए भारत का ये हिस्सा जो है आपको देखने को मिलेगा, ये वाला हिस्सा आप देखेंगे ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए एक तरफ अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। ये तीन तरफ से जल से घिरा, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार, इसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। अगर कोई स्थल खंड जब चारों तरफ से सागर से घिर जाता है, चारों तरफ जब सागर से घिर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, उसे हम द्वीप कहते हैं। फटाफट सभी आ जाए। मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एक बार रिस्पॉन्स कर दें, यस या नो। एक बार रिस्पॉन्ड अवश्य करें, वॉइस पहुंच रही है कि नहीं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार को हम केंद्रीय उच्च भूमि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि भी बोलते हैं। क्यों केंद्रीय उच्च भूमि बोलना? उसके पीछे का लॉजिक ये, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो भारत का उत्तर भारत का मैदान है, इससे इसकी ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा है। पठार की ऊंचाई हमेशा मैदान से थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम केंद्रीय उच्च भूमि बोलते हैं। ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि से हम बोलते हैं। आइए एक एक करके हम इसमें सारे घटनाक्रम को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी और सोनिया जी बताने के लिए, वॉइस क्लियर है। चलिए, अगर प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हो रहा है? प्रायद्वीपीय पठार जो अंदर से मैग्मा और लावा निकलता है पृथ्वी के अंदर से, उसके निकलने के, लावा और मैग्मा निकलने के बाद जब वो स्थल खंड पे, धरती पर उसका धीरे धीरे ठंडा होकर जमाव होना शुरू होता, तो उसके जमाव से जिस संरचना का निर्माण भारत में हुआ उसे हम प्रायद्वीपीय पठार के तौर पर जानते हैं। ठीक है, उसे हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये आपका अरावली है। ठीक है, इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें यहां देखने को मिलेंगी। कहीं मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, तेलंगाना पठार, आंध्रा पठार, कर्नाटका पठार, इस तरह बहुत सारे पठार आपको देखने पड़ेंगे। आज हम उन्हीं मेनली पठार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको सतपुड़ा रेंज देखनी पड़ेगी, विंध्यन रेंज देखनी मिलेगी। ये सारे घटनाक्रम को हम यहाँ देखेंगे, जैसा कि हम हर दिन आपको कराते हैं और आप लगातार नोट्स बनाते रहते हैं, राइट डाउन करते रहते हैं। उसी प्रकार से आप आज भी सेम उसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं केंद्रीय उच्च भूमि की। इसका निर्माण जो है, देखिए इसका निर्माण जो हो रहा है, कैसे हो रहा है इसका निर्माण? इसका निर्माण पुराने आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों से हो रहा है। निर्माण जो है मैग्मा व लावा के निकलने व उनके ठंडा होने से हुआ है। ठीक है, अब मैग्मा और लावा से जिस चट्टान का निर्माण होता है, मैग्मा और लावा के निकलने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, आग्नेय मतलब होता है आग से निर्मित जो चट्टान, उसे हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। तो चाहे तो आप दूसरा यहां पे पॉइंट इसी को लिख सकते हैं सब पॉइंट के तौर पे। इसका निर्माण आग्नेय व कायांतरित
चट्टानों से हुआ है, कायांतरित चट्टानों से हुआ है। कायांतरित मतलब होता है जिसके काया में, जिसके ढांचे में, जिसके शारीरिक में, जिसके शरीर में परिवर्तन हो जाए। जैसे आग्नेय चट्टान थी, ये समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होती है। इस पर कुछ भौतिक कारक होते हैं, कुछ रासायनिक कारण होते हैं। भौतिक और रासायनिक कारण से धीरे धीरे आग्नेय चट्टानों में क्षरण होता है, उनका अपर्दन होता है और फिर धीरे धीरे उनका डिपोजिशन होता है। तो उससे जिस चट्टान का निर्माण होता है आग्नेय से, उस चट्टान को हम बोलते हैं कायांतरित चट्टान। जब हम चट्टान वाले टॉपिक में आएंगे तो हम और डिटेल में देखेंगे आग्नेय चट्टान क्या है, कायांतरित चट्टानें क्या है। पर यहां बेसिकली सिर्फ ये समझिए कि आग्नेय चट्टान उसे बोलते हैं वो मूलभूत चट्टान जिसका निर्माण मैग्मा और लावा के निष्कासन से होता है। जो धरती के अंदर से लावा और मैग्मा निकल रहे हैं, उनके निष्कासन से जिस चट्टान का निर्माण हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं आग्नेय चट्टान। और उसी से सारे आपको पठार देखने को मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रायद्वीपीय एरिया है, प्रायद्वीपीय भारत का एरिया है, इसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ेंगे, वहां पर हम समझेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का या प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण और हिमालय के निर्माण के पीछे का क्या कारण था, वो सारी चीजें हम वहां देखेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें एक बार राइट डाउन कर लीजिए और जब हो जाए तो एक बार बता दीजिएगा कि आपने लिख लिया है। अगर बीच में माइक बंद हो जाती है तो हमें एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि माइक बंद हो गई। अगर आप लिख लीजिएगा तो एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा आपने लिख लिया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैग्मा व लावा। ठीक, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। चलिए अब इस हम केंद्रीय उच्च भूमि में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें केंद्रीय उच्च भूमि, हमें देखने को मिलेगा अरावली श्रेणी, अरावली रेंज की हम बात करेंगे। ठीक है, अरावली श्रेणी की हम बात करेंगे। तो अरावली श्रेणी जो है, इसका निर्माण ये कहां पर आपको देखने को मिलेगी, भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी। यह भारत में आप देखेंगे कि इसका निर्माण कहां हो रहा है। इसका निर्माण भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में देखने को, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में इसका निर्माण आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इसकी अवस्थिति की बात किया जाए, अवस्थिति की बात करते हैं अगर, इसकी अवस्थिति उत्तर व उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, जैसे ठीक है, तो अरावली आपको यहां पे देखने को मिलेगी। ये आपको अरावली श्रेणी यहां से देखने को मिलेगी ऐसे। ठीक है, तो अरावली का विस्तार आप देखेंगे ध्यान से, तो इसका राजस्थान से लेकर के इसका विस्तार जो जाएगा आपको दिल्ली रिज तक, दिल्ली क्षेत्र तक देखने को मिलेगा। तो ये देखिए आपको एक पॉइंट है, ये गुजरात का पालनपुर, ये है गुजरात का पालनपुर। गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली रिज तक जाती है, दिल्ली रिज तक जाती है। ये है आपकी
अरावली श्रेणी। ठीक है, अब इसी पर आप देखेंगे जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति भवन आपको देखने को मिलता है वो इसी दिल्ली रिज एरिया में ही आपको राष्ट्रपति भवन भी देखने को वर्तमान में मिलता है। अगर इसके निर्माण की बात करेंगे, इसका निर्माण कब हो रहा है, इसके निर्माण की बात करेंगे तो निर्माण कब हो रहा है, प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में निर्माण हो रहा है। तो प्री कैम्ब्रियन एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में इसका निर्माण आपको देखने को मिलता है, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन काल क्या है, प्री कैम्ब्रियन काल कुछ नहीं है, आज से करोड़ों साल पहले का एक टाइम पीरियड है। आज से करोड़ों साल पहले कहा जाए कि अरावली का जो निर्माण है आज से करोड़ों साल पहले हुआ है। ठीक है, बहुत इसके डिटेल में नहीं जाना कि प्री कैम्ब्रियन काल क्या होता है। ठीक है, बस इतना समझिए कि आज से करोड़ों साल पहले अरावली का निर्माण होता है। ठीक है, अगर इसके विस्तार की बात करते हैं, इसका विस्तार कहां से, इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार 800 किलोमीटर का, कितना, 800 किलोमीटर का इसका विस्तार है। कितना, 800 किलोमीटर इसका टोटल विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अरावली श्रेणी का विस्तार 800 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें एक सर्वोच्च शिखर उसका आपको दिखने को मिलेगा, सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। सर्वोच्च शिखर कौन सा है, गुरु शिखर। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, कौन है, गुरु शिखर। और कहां पर है गुरु शिखर, आपके राजस्थान में अवस्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी, 1722 मीटर, कितनी, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई। और कहां पर अवस्थित है यह, आपके राजस्थान में अवस्थित है। यह है आपका गुरु शिखर। गुरु शिखर। ठीक है, जहां आपने अरावली श्रेणी लिखी वहीं पे इसको बना लीजिएगा, सारी डिटेलिंग ऐसे लिखते चलिएगा साथ ही साथ। ठीक है, जब लिख लीजिएगा बता दीजिएगा। अब ये जो आपका अरावली शिखर है, अरावली जो है ये जल विभाजक भी है, साथ ही साथ जलवायु विभाजक भी है। ठीक है, तो क्या करता है ये, राजस्थान के मैदान को, राजस्थान के मैदान का जो अपवाह क्षेत्र है, यहां पे जो नदी तंत्र देखने को मिलता है उसका विभाजन कर देता है ये गंगा के नदी तंत्र से। मतलब गंगा का नदी तंत्र यहां से अलग हो जाती है और राजस्थान का अपवाह तंत्र यहां से अलग हो जाता है। अरावली श्रेणी क्या करती है, राजस्थान के अपवाह तंत्र को और गंगा नदी के अपवाह तंत्र का विभाजन करती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये पूरब में, ये अरावली जो है, अरावली के पूर्व में आपको यहां पे वर्षा होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो यहां पे आपको इस साइड रेगिस्तान एरिया देखने को मिलेगा, जबकि इस साइड आप देखेंगे तो आपको यहां पर वर्षा की स्थिति आपको देखने को मिलेगी या अर्ध शुष्क क्षेत्र देखने को आपको मिलेगा। तो यानी कहा जाए तो अरावली का जो पश्चिमी एरिया है वह काफी शुष्क है, वहीं अरावली का जो पूर्वी एरिया है वो उतना शुष्क नहीं है। तो मतलब कहा जाए कि अरावली जो है जलवायु विभाजक भी है, साथ ही साथ अरावली जो है ये अपवाह मतलब जल विभाजक का भी काम करती है। पहले से लिख लीजिए, जब आपका ये पॉइंट हो जाए बताइएगा, देन हम आगे बात करेंगे। रिस्पॉन्ड जरूर करिएगा, आपने लिख लिया कि नहीं।
चलिए, धन्यवाद सोनिया जी। अब हम आइए लिखते हैं अरावली श्रेणी गंगा अपवाह व गंगा अपवाह व राजस्थान 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 के मैदान के अपवाह का विभाजन करता है, का विभाजन करता है। यह पॉइंट आप लोग समझ गए कि गंगा जो है, मतलब अरावली श्रेणी जो है गंगा नदी तंत्र को और राजस्थान में जो बहने वाली नदी तंत्र है इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, अरावली श्रेणी जलवायु विभाजन का भी कार्य करती है। जैसे अरावली के पश्चिम में शुष्कता ज्यादा देखने को मिलती है, ज्यादा होती है। वहीं अरावली के पूर्व में अर्ध शुष्कता की स्थिति होती है। इसीलिए अरावली के पश्चिम में आपको रेगिस्तान देखने को मिलता है, रेगिस्तान की स्थिति देखने को मिलती है अरावली के पश्चिम में। ठीक है, ये राइट डाउन कर लीजिए। मतलब कहा जाए अरावली श्रेणी गंगा अपोहा व राजस्थान के मैदान के अपोहा का विभाजन करती है, अर्थात कहा जाए इसका मतलब ये होता है कि यह पश्चिमी भारत में जल विभाजन का कार्य करती है, पश्चिमी भारत में जल विभाजन का कार्य करती है। ठीक है, लिख लीजिए, जब लिख लीजिएगा बता दीजिएगा एक बार सोनिया जी।
चलिए अब हम बात करेंगे, अरावली श्रेणी कवर हो गई। अब हमारी बात होगी मेवाड़ पठार की। किसकी बात करेंगे? मेवाड़ पठार की। तो मेवाड़ पठार में कुछ भी बहुत विशेष नहीं है। आपसे जब भी पूछा जाएगा इसका लोकेशन पूछा जाएगा कि मेवाड़ पठार कहां पर अवस्थित। अब मेवाड़ नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कहां पे अवस्थित होगा। तो इसकी अवस्थिति आपको देखने को कहां मिलेगी? इसकी अवस्थिति राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, राजस्थान व मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी इसकी अवस्थिति, पहला। दूसरा, मेवाड़ पठार जो है मालवा, मेवाड़ पठार जो है अरावली श्रेणी को राजस्थान, अरावली श्रेणी को मालवा पठार से अलग करती है। मेवाड़ पठार अरावली श्रेणी को आप देखेंगे ध्यान से, मेवाड़ पठार अरावली श्रेणी को मालवा पठार से अलग करता है, मालवा पठार से अलग करता है। अब जैसे देखिए, ये आपकी अरावली रेंज है। ये क्या है? ये आपकी अरावली रेंज है, ये आपकी अरावली है, ठीक है, ये आपकी अरावली है। अरावली के जस्ट बाद आप देखेंगे आपको एक और एरिया देखने को मिलेगा, ये आपका हो जाएगा, ये कौन सा पठार होगा? ये होगा आपका मेवाड़ पठार, मेवाड़ पठार। और मेवाड़ पठार के जस्ट पास में आप देखेंगे यहां पे आपको मिलेगा मालवा पठार। तो अब देखिए, अरावली श्रेणी और मालवा पठार के मध्य में कौन सा पठार आपको देखने को मिल रहा है? इन दोनों के मध्य में आपको मेवाड़ पठार देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये मैपिंग ये बना लीजिए। देन मेवाड़ पठार के बारे में यही 2 पॉइंट है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये कवर हो जाएगा। देन हम बात करेंगे मालवा पठार की। ये भी 2 लाइन लिख लीजिएगा, बता दीजिएगा कि आपने लिख लिया। मैपिंग भी कर लीजिए लगे हाथ। वरना अरुणाचल कहेगा कि हमें गायब भी कर दिए। लिखने के बाद बता दीजिएगा आपने लिख लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी, लिख लिया। आइए अब हम बात करते हैं मालवा पठार की। मालवा पठार की बात करते हैं। ये अब मालवा पठार में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मालवा पठार जो है इसकी अवस्थिति कहां पर है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होगा,
इसका निर्माण किससे हो रहा है? इसका निर्माण जो है आप देखेंगे ध्यान से, बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपने ही बताया। चलिए अगर इसके विस्तार की बात करते हैं, इसका विस्तार कहां आपको देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में, अरावली के पूर्व में स्थित है। अरावली और विंध्य के मध्य में आपको अवस्थिति इसकी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका निर्माण जो है, निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, बेसाल्टिक चट्टान है। सेकंड बात करेंगे, ठीक है, सेकंड पॉइंट, इसकी अवस्थिति की बात करेंगे। इसकी अवस्थिति कहां पर है? अगर इसकी अवस्थिति की बात करते हैं तो आप ध्यान समझिए इसकी अवस्थिति कहां पर है। इसकी अवस्थिति जो विंध्य श्रेणी है, विंध्य के दक्षिण में, एक तरीके से विंध्य के दक्षिण में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मूलतः तो ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। वह देखेंगे सेकंड, अरावली के आपको पूर्व में ये देखने को मिलेगा। अरावली के पूर्व में स्थित है, अरावली के पूर्व में अवस्थिति इसकी। साथ ही साथ अगर देखेंगे यह अरावली व विंध्य के मध्य में स्थित है। अरावली और विंध्य के मध्य में आपको देखने को मिलेगा। अरावली व विंध्य के मध्य में देखने को मिलेगा। तो मेनली आप ये याद रखिए कि इसकी अवस्थिति मेनली जो है मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी और अरावली के पूर्व में देखने को मिलेगी। ठीक है, अरावली के पूर्व में आपको देखने को मिलेगा। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं फटाक से। है ये आपकी अरावली है। अरावली के देखिए पूर्व में है, तो अरावली के पूर्व में आपकी ये है, अरावली के पूर्व में, और विंध्य के, अरावली और विंध्य के मध्य में, तो ये आपकी विंध्य श्रेणी देखने को मिलेगी। ये आपकी विंध्य श्रेणी हो गई, ये आपकी अरावली हो गई, ये आपका मालवा हो गया, मालवा पठार, और इसी में आपको बीच में ही यहीं पे आपको देख रहे कौन सा दिख रहा था, मिला था मेवाड़ पठार। तो मेवाड़ पठार आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये है आपका मेवाड़ पठार, मेवाड़ पठार। ठीक है, तो आपको लोकेशन समझ में आ गया। इसका लोकेशन कहां पर है? अरावली के पूर्व में और विंध्य के उत्तर में। और वैसे कहें तो अरावली और विंध्य के मध्य में आपको मालवा पठार देखने को यहां पे मिल रहा होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसका निर्माण जो है, जो बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से जो काली मृदा निर्मित हुई, उस काली मृदा से इसका निर्माण हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से निर्मित काली चट्टानों से, काली चट्टान से हुआ है। मतलब काली चट्टान कहें या फिर काली मृदा कहें, यहां पे काली मृदा ज्यादा अच्छा रहेगा। काली मृदा से हुआ है। तो जो बेसाल्ट चट्टानें होती, ज्वालामुखी जो निकलता उसमें बेसाल्टिक ही चट्टानें मेनली होती हैं, और ये जब बेसाल्टिक चट्टानों में टूट फूट होता है या उनका अपरदन होता है तो उससे एक चट्टान निर्मित होती है जिसको हम बोलते हैं काली चट्टान या काली मृदा बोलते हैं। उसी काली मृदा क्षेत्र में ही मालवा पठार का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार राइट डाउन कर लीजिए मालवा पठार। आपके एग्जाम्स के लिए जितना महत्वपूर्ण सिर्फ उतना ही पॉइंट आपको बताया जा रहा है। ठीक है,
इतने से आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो एक बार लिख लीजिएगा, बता दीजिएगा आपने लिख लिया। लिखने के बाद एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिएगा क्या आपने लिख लिया। अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो, कोई भी ग्लिच हो तो आप पूछ सकते हैं। एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिएगा लिखिए कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा आपने। आइए अब हम बात करेंगे बुंदेलखंड के पठार की। किसकी बात करेंगे? बुंदेलखंड पठार की। ठीक है, बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार की अगर बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी अवस्थिति कहाँ है। इसकी अवस्थिति आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इसकी अवस्थिति आपको यूपी और एमपी के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। अब इसमें यूपी के कुछ जिले हैं और एमपी के कुछ जिले हैं, उन जिलों को भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिख लीजिए। यूपी के जिले कौन कौन से, यूपी के कौन कौन से जिले इसमें शामिल किए गए? यूपी के जिले शामिल हैं उसमें जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा। ठीक है, जालौन, ठीक है, झांसी, हमीरपुर, ठीक है, जालौन, झांसी, हमीरपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर बाद देखेंगे ललितपुर, महोबा, ललितपुर, महोबा के बाद देखेंगे ललितपुर, महोबा, चित्रकूट आएगा इसमें, चित्रकूट बाद हमीरपुर, चित्रकूट और साथ ही साथ आपको देखेंगे एक शहर और आपको यहां देखने को मिलेगा बांदा। कौन सा देखने को मिलेगा? बांदा। तो कितने जिले हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिले जो हैं आपके, 7 जिले जो हैं यूपी से शामिल है इसमें। वहीं एमपी के कितने जिले शामिल हैं? अगर एमपी की बात करते हैं
तो एमपी से देख लेते हैं, इसमें दतिया शामिल है, ठीक है, टीकमगढ़ घाट शामिल है, दतिया, टीकमगढ़, दतिया, टीकमगढ़ देखेंगे, साथ छतरपुर देखेंगे, पन्ना देखेंगे, छतरपुर, पन्ना, सागर, इसके अलावा आपको विदिशा और दमोह, विदिशा और दमोह देखने को मिलेगा, विदिशा व दमोह जिले। तो यूपी के ये 7 जिले और एमपी के ये 7 जिले आपको देखने को मिलेगा, और ये 7 जिले मिला करके आपकी बुंदेलखंड का पठार बनाते हैं। यानी कहा जाए तो यूपी का दक्षिण वाला एरिया और एमपी का जो उत्तर वाला एरिया है, जो आपस में एक दूसरे से लगे हुए हैं, वही क्षेत्र आपको बुंदेलखंड रीजन आपको देखने को मिलता है वहीं पर, ठीक है। तो आपने इसकी अवस्थिति देख ली, कौन कौन से जिले इसमें शामिल है ये आपने देख लिया, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर इसके बाद बात करते हैं आपसे मालवा पठार, जो बुंदेलखंड का पठार आपको देखने को मिल रहा था, ये मालवा पठार का ही आगे चल करके विस्तार देखने को आपको मिलता है। और जब हम मालवा पठार के उत्तर पूर्व में आगे बढ़ते तो हमें 2 पठार और देखने को मिलते हैं। उससे एक पठार का नाम है जिसको बोलते हैं बघेलखंड का पठार। तो मालवा पठार जब उत्तर पूर्व में आगे बढ़ता है तो उसमें 2 विभाजन होता है, एक बुंदेलखंड का पठार बन जाता है और एक बघेलखंड का पठार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आइए, यह मालवा पठार का ही पूर्वी विस्तार है, का ही पूर्वी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड व बघेलखंड पठार के नाम से जानते हैं, के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और बुंदेलखंड रीजन में ही आप देखेंगे चंबल नदी यहां पर, चंबल नदी यहां पे बड़े बड़े बीहड़, बड़े बड़े गड्ढों का, महा प्रकार के बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं, जिसे हम वहां पे उत्खात भूमि बोलते हैं। मतलब उत्खात मतलब उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण होता है, ठीक है, किसके द्वारा? चंबल द्वारा। तो यहीं पे एक पॉइंट लिख लीजिए ऐसे ही, चंबल नदी द्वारा इस पठारी क्षेत्र पर महा खड्डों व उत्खात भूमि का निर्माण करती है, उत्खात भूमि का निर्माण करती है, ठीक है। अगर यहां पे आप मैप में बनाते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये आपका है ठीक है, ये आपकी अरावली श्रेणी है, ठीक है। एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा ज्यादा ही उधर चली गई, थोड़ा इधर होना चाहिए था। ये अरावली श्रेणी है। अरावली के बाद आपको यहां पे एक पठार देखने को मिलेगा और फिर ये आपको मालवा पठार देखने को मिलेगा, ठीक है। अरावली ये आपका है मेवाड़ पठार, आप समझिए, ये है मेवाड़ पठार, ठीक है। ये आपका है मालवा पठार। अब मालवा पठार का ही आगे जब विस्तार होता है, आगे विस्तार देखेंगे यहां पे इस रीजन में, यहां पे तो आपको यहां पे 2 पठार अलग अलग देखने को मिलेंगे और ये क्या है? ये मालवा पठार का ही विस्तार है। तो एक रेंज आपको देखने को मिलेगी बुंदेलखंड पठार देखने को मिलेगा और दूसरा आपको देखने को मिलेगा बघेलखंड। दूसरा क्या देखने को मिलेगा? दूसरा आपको बघेलखंड देखने को मिलेगा।
दूसरा आपको बघेलखंड पठार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया बुंदेलखंड पठार और ये हो गया आपका बघेलखंड का पठार, और दोनों क्या है, मालवा पठार का ही विस्तार आपको देखने को मिलेंगे। और इसके जस्ट नीचे आपको यहां पर आपको एक श्रेणी देखने को मिलेगी, यहां पे ये आपकी है विंध्यन श्रेणी, ये आपकी विंध्यन श्रेणी है, और ये आपका अरावली रेंज है। ठीक है, ये आपकी अरावली श्रेणी है। ठीक है, तो इस मध्य भारत क्षेत्र में जितने भी पठार थे उन सारे पठारों को हमने देख लिया। कल हम इसी घटनाक्रम में आगे बढ़ेंगे और फिर हम कल बात करेंगे विंध्यन श्रेणी की, सतपुड़ा श्रेणी की। विंध्यन सतपुड़ा के बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, फिर हम इसमें देखेंगे कि और भी छोटी छोटी पहाड़ियां आपको महादेव पहाड़ी देखने को मिलेगी, मैकाल पहाड़ी देखने को मिलेगी, अमरकंटक देखने को मिलेगा। तो अलग अलग बहुत छोटी छोटी पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगी, वो हम सारी चीजें देखेंगे। और फिर सीधे हम प्रवेश कर जाएंगे दक्षिण भारत में जो भी पठार आपको देखने को मिलते हैं, आंध्रा पठार, कर्नाटका पठार, तेलंगाना पठार, हम उन सारे पठारों को देखेंगे। और फिर पूर्वी भारत में हम चलेंगे, और पूर्वी भारत में हमें कुछ पठार हमें छोटे छोटे पूर्वी भारत में अर्थात मेघालय का पठार देखने को मिलेगा या शिलांग का पठार देखने को मिलेगा। तो वो सारे घटनाक्रम हम कल देखेंगे। तब तक आप इसे एक बार राइट डाउन कर लीजिए यहां तक, और जब हो जाए तो एक बार बता दिए कि आपने लिख लिया। चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं? ठीक है, बार यहां तक लिख लिया है तो बता दीजिए चीजें समझ में आई कि नहीं, ये बता दीजिएगा। जितना मैंने मैप, जहां जहां मैंने मैप बनाया, जैसे जैसे वैसे वैसे आपको मैप ड्रॉ करते चलना है हर टॉपिक के साथ ही। ठीक है, क्योंकि विदाउट मैप ज्योग्राफी जीरो है, बिना मैप की ज्योग्राफी समझ नहीं आएगी। ठीक है, चलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। ख्याल रखिए, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत साथियों।